नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके। अब सबको एक या दो दिन पहले मैंने बताया था कि अभी भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 75I की डेडलाइन को दिसंबर या नवंबर तक एक्सटेंड करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सबमरीन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर या गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर नखरे दिखा रहा है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। और अभी इस टेंडर की डेडलाइन को एक्सटेंड करने के साथ साथ इसमें जो पहले के रूल और रेगुलेशन लगाए गए थे उसको थोड़ा सा आसान करने का फैसला भी किया जा रहा है, ताकि जो पहले के सबमरीन इसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। इसी बीच पता चला है कि अभी साउथ कोरिया के अलावा एक और वेंडर भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है और अभी स्पेन की तरफ से भी प्रोजेक्ट 75I के लिए अपनी बिड को सबमिट किया जा रहा है। अब यहाँ पर बोथ साउथ कोरिया और स्पेन के पास AIP सिस्टम मौजूद है और स्पेन की नवंतिया ग्रुप की तरफ से अभी अपनी S80+ क्लास की सबमरीन को भारत को ऑफर किया जा रहा है। इन सबमरीन को स्पेन की तरफ से अपनी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के बाद इंडक्ट करने का फैसला किया गया था और इनिशियली स्पेन की नेवी में ऐसे 4 सबमरीन को शामिल करने का फैसला किया गया था, जिसमें से अभी एक की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर अभी साउथ कोरिया के अलावा स्पेन की तरफ से यानी कि नवंतिया ग्रुप की तरफ से अपनी S80+ क्लास की सबमरीन को इस टेंडर के अंदर भारत को ऑफर किया गया तो तब ये टेंडर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद होने वाले हैं, जिस वजह से हम सही तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं और इसमें पहले जो सिंगल वेंडर सिचुएशन हो रहा था वो आगे चल के नहीं होने वाला। साथ ही उम्मीद किया जा रहा है कि अभी इस टेंडर की रूल्स और रेगुलेशन को अभी थोड़ा इजी करने के बाद फ्रांस, रशिया और जर्मनी की तरफ से भी इस टेंडर में वापसी किया जा सकता है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके। पिछले महीने एक रिपोर्ट सामने आया था कि अभी नेवी की तरफ से कुछ शिप बेस्ड ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया था, जिसमें सागर डिफेंस और इंजीनियरिंग की तरफ से डेवलप किए गए बरुणा ड्रोन को खरीदने का प्लान किया जा रहा था। ये एक ऑटोनोमस ड्रोन था जिसकी रेंज करीब 25 किलोमीटर है और ये ड्रोन करीब 130 केजी तक की पेलोड को कैरी कर सकता है। इसके एंड्योरेंस की बात करें तो ये भी लगभग 25 से 30 मिनट तक होने वाली है और अभी इस ड्रोन को खरीदने से पहले ही नेवी की तरफ से इसको टेस्ट करने का फैसला किया गया था और अभी नेवी की तरफ से इस ड्रोन को टेस्ट करने का फैसला किया जा रहा है, जिसे अभी आने वाले 3 महीनों तक नेवी की तरफ से टेस्ट किया जाएगा। सागर डिफेंस की तरफ से बताया गया कि वो पहले से इस ड्रोन को लैंड बेस्ड स्टेशन में टेस्ट कर चुके थे, तो वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि आगे चल के नेवी की तरफ से किए जाने वाले किसी भी टेस्ट को क्लियर कर सकता है, क्योंकि इसे मेनली कार्गो ड्रोन के तौर पर डेवलप किया गया और इसको नेवी मेनली कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहती, जिससे एक शिप से दूसरे शिप में मेडिकल सप्लाई या जरूरी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आमतौर पर ऐसा करने के लिए या तो हेलीकॉप्टर की मदद से सामान भेजना पड़ता है या फिर दोनों शिप के बीच में एक ब्रिज को बनाना पड़ता है, जो कि दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल होने के साथ साथ कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन ये ड्रोन एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है और ऐसे अभी 30 ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया है, जिनको आगे चल के हमारे सभी फ्रंटलाइन फोर्सेस में डिप्लॉय किया जाने वाला है और जरूरत पड़ने पर इन ड्रोन्स को मेडिकल यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर इसमें जवानों को भी एक शिप से दूसरे शिप में लिया जा सकता है। अगला अपडेट थिएटर कमांड को लेके। अभी की बात करें तो अभी हमारे ट्राई सर्विस में लगभग 17 अलग अलग कमांड मौजूद है, लेकिन अभी इनको मिलाकर बस 5 ही थिएटर कमांड को बनाने का प्लान किया गया था और इस प्रपोजल को हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी के द्वारा दिया गया था, जिसमें वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, पेनिसुलर कमांड और मैरीटाइम कमांड के अलावा एक एयर डिफेंस कमांड को सेटअप करने का प्लान किया गया था और प्लान के मुताबिक इनको 2021 के एंड तक इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी तक ये रियलिटी में बदल नहीं पाए। अब इसकी एक मेजर कारण इंडियन एयरफोर्स को बताया जा सकता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी भी एयर डिफेंस कमांड को लेके ऑब्जेक्शन किया जा रहा है और पहले के जो हमारे एयरफोर्स के चीफ रहे थे उन्होंने भी एयर डिफेंस कमांड को लेकर ऑब्जेक्शन किया था और ऐसा करने से इसका रिजल्ट उल्टा आएगा ऐसा बताया गया था, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो काफी लिमिटेड है, तो हम एक सेपरेट एयर डिफेंस कमांड सेटअप करने से वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करने वाला और उल्टा इससे कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जब भी हम एक सेपरेट एयर डिफेंस कमांड को बना देंगे तो वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने वाला है, जबकि बदले में अभी हमारे ट्राई सर्विस के बीच एक जॉइंट या कॉमन आइडेंटिफिकेशन और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है
है। तो जो चीज़ आर्मी को पता चल रहा है उसको एयरफोर्स को पता चलने में थोड़ा समय लग जाता है, और जो एयरफोर्स को पता लगता है उसको नेवी को पता लगने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स का एक कंसर्न है कि अगर अभी एक सेपरेट एयर डिफेंस कमांड को सेटअप किया जाता है तो कम्युनिकेशन मिसमैच होने की वजह से आगे चल के फ्रेंडली फायर जैसी सिचुएशन हो सकती है। और हमारे वर्तमान की एयरफोर्स के चीफ की तरफ से भी इसे अपोज किया जा रहा है, लेकिन ये एक इनिशियल प्रोसेस है और जैसे ही ट्राई सर्विस कमांड को सेटअप किया जाएगा तो उसके बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करने वाला, और वक्त के साथ साथ सभी कमांड के बीच एक कॉमन प्रोटोकॉल को लागू किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर एयर डिफेंस कमांड को लेकर अभी डिबेट चल रहा है तो पहले बाकी सभी कमांड को सेटअप कर देना चाहिए, और इसी बीच एयर डिफेंस कमांड को लेकर डिबेट और डिस्कशन जारी रहना चाहिए, और बाद में इसको सेटअप करने के बारे में सोचा जा सकता है। अब सबका भी इसके बारे में क्या ख्याल है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी के लिए भारत को एक सेपरेट एयर डिफेंस कमांड को सेटअप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।